आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पर बातें कर रहे हैं। कल उसका फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इस चैप्टर को समझने के लिए, जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सिलेबस अपना देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक पहला नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ आपको पढ़ना है। लेकिन रिसर्च में मैंने पाया है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में काफ़ी ऐसे टर्म्स हैं जो आगे जियोमॉर्फोलॉजी को समझने में आपकी मदद करेंगे। और वैसे भी जियोमॉर्फोलॉजी में हम सब कुछ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो अर्थ का जो पास्ट रहा है वो भी बेहतर होगा कि हम जान लें कि कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका, किस किस पीरियड में क्या क्या चीज़ें रही, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो पाएगी। आज फ्रेंड्स, हम लोग पहला टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे। मैंने आपको याद होगा कि प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस बताया था ज्योग्राफी ऑप्शनल में जियोमॉर्फोलॉजी का। वो इसलिए क्योंकि हर पार्ट में, हर चैप्टर में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिससे यूपीएससी जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। करीब या तो हर साल पूछ लिया, या एक साल छोड़ के अगले साल पूछ रहा है, इस तरीके के टॉपिक्स कुछ होते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिस पे 3-4 साल में एक बार क्वेश्चन आता है, और कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं कि 5-6 साल में एक आध बार पूछा जा रहा है। तो इस अकॉर्डिंग पे हमने प्रायोरिटी बेस्ड बाँटा था सिलेबस को। लेकिन जो हमारी तैयारी होगी वो सिस्टमैटिक होगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसा यूपीएससी ने दे रखा है। क्योंकि सिलेबस जो तैयार किया जाता है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है, आप जानते हैं कि उसका एक सिस्टम होता है। जब तक आप पहला नहीं समझेंगे, दूसरा नहीं समझ पाएँगे, जब तक दूसरा नहीं समझेंगे, तीसरा नहीं समझ पाएँगे, तो सारे कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप उन टॉपिक्स पर आएँ, जो प्रायोरिटीज़ में पहले हैं, तो उन पर आप थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस कर सकें। आइए फ्रेंड्स, अब पहला टॉपिक शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिस्टम बताया था क्लास का, कि सबसे पहले मैं आपको जो भी चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जैसे अभी जियोमॉर्फोलॉजी, उसके प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस बताऊंगा। और फिर जिस भी टॉपिक को हम शुरू करेंगे उस पर जो पास्ट में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ रखे हैं। ये इसीलिए ज़रूरी है ताकि जब आप उस टॉपिक पर तैयारी करें तो उन फैक्टर्स का ध्यान रखें कि यूपीएससी की डिज़ाइनिंग ऑफ क्वेश्चंस क्या है इसको लेकर, इस टॉपिक को लेकर, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। क्योंकि अल्टीमेटली आपको करना क्या है? ये तो है नहीं कि वो तैयारी हमने कर ली और उसे अपने साथ लेके कहीं जाना है। हमें हमारा पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। तो हमें पता तो होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगा पहले, फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक है। लेकिन उस ये जो हर टॉपिक के साथ हम ऐसा करेंगे, मैं क्वेश्चन बताऊँगा, टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ये पूरा चैप्टर जब जियोमॉर्फोलॉजी हमारा इस तरीके से खत्म हो जाएगा, तब जाके हम फिर जो क्वेश्चंस मैंने हर चैप्टर के साथ आपको दिए रहेंगे, उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ज्योग्राफी ऑप्शनल के क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में आंसर करेंगे। उस आंसर राइटिंग की साइंटिफिक टेक्निक को सीखेंगे। बाद में इसीलिए पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, इसलिए क्योंकि एक आंसर में यूपीएससी जिस डिज़ाइन से क्वेश्चन पूछता है, एक आंसर करने के लिए आपको कई-कई टॉपिक्स की जानकारी होना ज़रूरी होता है। वो इंटरडिसिप्लिनरी वे में क्वेश्चंस भी पूछता है। इसीलिए हम पूरा जियोमॉर्फोलॉजी करने के बाद ही क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। लेकिन
टॉपिक्स के साथ हम देखेंगे ज़रूर कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमारा क्या है जियोमॉर्फोलॉजी में? फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट्स। कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कि हमारा जो लैंड फॉर्म है, जो हम देखते हैं लैंड के ऊपर अलग-अलग तरह के रिलीफ फीचर्स, उनकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। 2015 में 2015 में यूपीएससी ने इस पर एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। 2015 में 200 वर्ड्स का था ये और 15 मार्क्स इसके लिए थे। देखिए क्वेश्चन क्या था? Present day landforms bear more complexity than simplicity elucidate कि आज के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि उन्हें समझना बहुत कठिन है। अगर एक ज्योग्राफर जाए, एक साइंटिस्ट जाए कि समझने की कोशिश करे कि ये किस टाइप का लैंडफॉर्म है, कैसे बना होगा, क्या हुआ होगा, तो उसके लिए चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जबकि पहले जो थे, वो सिंपल हुआ करते थे, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती थी। ये मैं आपको आपको डिटेलिंग कर रहा हूँ क्वेश्चन की, इस तरह से समझना पड़ेगा ताकि आप जड़ पकड़ सकें कि हम आंसर हमें करना है तो करना कैसे? आपको इलुसिडेट करना है इसको, मतलब कि स्पष्ट करना है। आंसर राइटिंग स्किल डेवलपमेंट क्लास में जो हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसमें आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि इलुसिडेट करना आंसर राइटिंग के सेंस में क्या होता है। किस तरह से अगर लिखा हुआ है इलुसिडेट तो आप उसको लेकर आंसर राइटिंग करेंगे। देखिए, ये कीवर्ड समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कीवर्ड्स हम नहीं समझेंगे, तो फिर आप आंसर नहीं कर सकते सही से क्योंकि यही बताएँगे कि आपकी आंसर की डिज़ाइन क्या होगी। तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए और इसको आप तोड़ के समझने की कोशिश कीजिए। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको गौर कराना चाहूँगा कि ध्यान दीजिए कि टॉपिक तो है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट और जब हम कहीं से भी पढ़ेंगे, चाहे बुक्स में पढ़ें, चाहे लेक्चर्स सुनें, कैसे भी करें, तो वो हम इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे। वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, वही मिलेंगे आपको। लेकिन देखिए यूपीएससी कैसे पूछ रहा है? प्रेज़ेंट डे लैंड फॉर्म्स को लेके आ रहा है मतलब वो जो पूछ रहा है वो एप्लाइड फॉर्म में पूछ रहा है, प्रेज़ेंट फॉर्म में पूछ रहा है, करंट से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर पूछ रहा है। तो जब भी आप कोई भी टॉपिक की तैयारी करें, तो देखिए बेसिक्स आपको तैयार करने चाहिए लेकिन उस पर थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि अगर आज के टाइम में इसी टॉपिक को देखा जाए, तो किस तरीके से देखा जा सकता है। तब जाके आप कहीं कंप्लीट तैयारी कर पाएँगे उस डिज़ाइन से, जो यूपीएससी की डिमांड है आज की। यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तब जाके आप फुलफ़िल कर पाएँगे अपने टॉपिक को। अगर सिर्फ़ बुकिश बात को आप लेकर चलेंगे और आगे जाके उसको एनालाइज़ नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि चूक हो जाएगी आपसे और फिर मार्क्स जो हैं एग्ज़ाम में वो डाउटफुल हो जाते हैं और आंसर राइटिंग में भी आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अब यूपीएससी सारे क्वेश्चंस जो है वो एप्लाइड पूछने लगा है, वो स्टैटिक नहीं पूछता, जिस तरीके से किताबों में लिखी गई हैं। वो मदद करेंगे आपकी, उनके बिना तो आप लिख ही नहीं पाएँगे क्योंकि वो बेस है। लेकिन जो उसका एंगल होगा क्वेश्चन का वो करंट से जुड़ा हुआ होगा। आइए फ्रेंड्स ज़रा इसको कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। हर टॉपिक को आपको 2 तरीके से समझना चाहिए। अब देखिए ज्योग्राफी की अपनी लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज में तो हमें समझना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर हम उस टॉपिक को कॉमन लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में समझ लेते हैं, तो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज जो थोड़ी जटिल होगी हमारे लिए, वो आसान हो जाएगी। आइए ज़रा इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट्स? हमें उन फैक्टर्स के बारे में जानना है जो लैंड के ऊपर जो अलग-अलग तरह के फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, रिवर्स, प्लेन्स, इनको कंट्रोल करती है।
इनके बनने के, इनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। एक पल के लिए लैंडफ़ॉर्म को हटा देते हैं वहाँ से। मान लेते हैं कि हम ह्यूमन्स अपनी बात करते हैं कि हमें जन्म देने वाली या हमारी डेवलपमेंट वाली कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। अगर हमें खुद को डेवलप करना हो, एक ह्यूमन को अपने आप को डेवलप करना हो, एक ह्यूमन की जो जर्नी होती है डेवलपमेंट की, उन्हें कंट्रोल करने वाले कौन-कौन से फैक्टर्स हैं। और फिर उसको उसी तरीके से हम इसमें भी जाएँगे तो एक क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग अलग तरीके की बन पाएगी। और इस एग्ज़ाम में आपको आंसर राइटिंग में अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अब मान लेते हैं एक बच्चा है, तो उसका प्रोसेस क्या है डेवलपमेंट का देखिए, कि माँ के गर्भ में पहले वो बच्चा आएगा एक सेल के रूप में। सेल के रूप में आया, अब वो माँ के गर्भ में है, दिख नहीं रहा है। अब उसके डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं? इंटरनल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। इंटरनल फैक्टर्स। अब अर्थ भी जो है हमारा, मान लेते हैं अर्थ के ये नीचे के लेयर्स हैं, अर्थ के नीचे के लेयर्स हैं। आगे जाके हम लोग देखेंगे क्रस्ट मेंटल कोर जो होता है। तो अर्थ के नीचे के अभी बस समझने के लिए देख रहे हैं कि अर्थ के नीचे के लेयर हैं, मान लेते हैं माँ के गर्भ की तरह इसको। धरती माँ हम बोलते भी हैं वैसे भी। अब यहाँ पर गर्भ में एक बच्चा है। मान लेते हैं धरती में एक माउंटेन का जन्म होने वाला है। धरती के गर्भ में एक बच्चा है। अब इसके डेवलपमेंट में क्या-क्या फैक्टर्स इंटरनल काम करेंगे? तो अब देखिए, अब माँ को क्या-क्या करना होता है? आप उसे सही से, अगर वो जन्म ले चुका है गर्भ में, तो अब माँ देखिए कि सही से अब खाना-पीना शुरू करेगी। अब माँ कुछ भी नहीं खा सकती। उसे डेवलपमेंट कर सही से उसका डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं माँ वो करेगी। सही से खाना खाएगी, जो खाना खाना है बस वही खाएगी, कुछ ऐसा नहीं खाएगी जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो डेवलपमेंट के लिए जो-जो फैक्टर्स चाहिए, वो माँ प्रोवाइड करेगी। फिर कोई रिस्की काम नहीं कि ऊपर-नीचे कर रहे हैं, इधर-उधर कर रहे हैं, जैसे-तैसे काम कर रहे हैं। मतलब अपने पूरे एक्शंस को जो है माँ, उस बच्चे को डेवलपमेंट जो उसका हो सके, उस बच्चे को डेवलप करने के अकॉर्डिंग अपने पूरे प्लान को वो सिस्टमैटिक बना लेगी। ऐसे ही जब धरती से किसी का जन्म होना होता है, मान लीजिए कि अंदर से एक पहाड़ का जन्म होना है या फिर कोई वोल्केनो निकलना है मान लीजिए, तो अब वोल्केनो के लिए क्या चाहिए? मोल्टेन मटेरियल्स चाहिए। वोल्केनो निकलेगा तो उसके अंदर बहुत कुछ निकलता है, आप देखते होंगे कि चीज़ें निकलती हैं, लाल-लाल आपको दिखाई देती हैं। उन सब नाम मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो तो आगे देखेंगे हम लोग। लावा वैसे उसको बोलते हैं कि लावा निकलता है वोल्केनो से। एक ऐसा वोल्केनो है, कैसा है, और अंदर से चीज़ें निकल रही हैं और ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। मान लेते हैं अंदर से। तो अब इसको वोल्केनो को बनने के लिए जो-जो फैक्टर्स चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा अंदर? हमारी धरती माता प्रोवाइड करेगी। तो वो फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो हो गए कि इंटरनल कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे बच्चे के जन्म के लिए पहले इंटरनल फैक्टर्स काम करेंगे। अब वो बच्चा जन्म ले चुका है मान लेते हैं, ठीक? तो जन्म लेने के टाइम अब किसकी ज़रूरत है? एक डॉक्टर की ज़रूरत है, नर्स की ज़रूरत है। तो वो भी एक फैक्टर है डेवलपमेंट में हमारा। तो वैसे ही यहाँ भी कुछ ज़रूरत होगी कि ये जो हमारा धरती है, इसको फाड़ने के लिए कोई फैक्टर काम करेगा कि धरती में स्पेस बन सके, कि वो जो फैक्टर है, वो बाहर निकल के आ सके, इस वोल्केनो का जन्म हो सके। अब बाहर आ गया है, नवजात बच्चा मान लेते हैं, अब बाहर आ गया। अब उसको किस-किस की चीज़ की ज़रूरत है? अब देखिए, उसको कितने-कितने केयर की ज़रूरत होती है। अब बच्चे को सही टाइम पे दूध पिलाना, बच्चे को सही टाइम पे, अब पानी है तो पानी पिलाना। तो
अलग-अलग फैक्टर्स काम करते हैं। अब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, उसको चलना सिखाइए, उसको शेप करने में माँ का रोल, पिता का रोल और परिवार के लोगों का रोल, आगे जाके टीचर का रोल, एजुकेशन इंस्टीट्यूट का रोल, करियर का रोल, आगे जाके ऑर्गेनाइज़ेशंस का रोल। मतलब देखिए उसके डेवलपमेंट में कितने फैक्टर्स काम करते हैं। उसी तरीके से इसमें इसमें भी काम करते हैं। अब बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, बड़ा हो रहा है लेकिन उसकी आयु घट रही है। मतलब वो एक तरह से रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है। उसी तरीके से जब अंदर से कोई लैंड फ़ॉर्म बाहर आता है तो क्या होता है? अब उसपे वो फैक्टर्स काम करते हैं, बाहर के फैक्टर्स, जो कुछ इसको बढ़ाने का भी काम करते हैं ये और कुछ इसको घटाने का भी काम करते हैं। एक तरफ बढ़ रहा है जो फैक्टर जैसे बच्चे को बढ़ाने में क्या माँ-पिता, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइज़ेशंस काम कर रहे हैं, उसी तरह कुछ फैक्टर्स को रिड्यूस कर रहे हैं, जो चैलेंजेज़ होते हैं। इसमें कुछ चैलेंजेज़ हो सकते हैं। अब देखिए माउंटेन्स आप देखेंगे, बड़े-बड़े माउंटेन्स रहे हैं, जो अब धीरे-धीरे छोटे हो गए हैं। तो कुछ फैक्टर्स काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस पे क्या काम करेंगे? हवा है, क्लाइमेट है, पानी है, इसको काटेगा वो सब चीज़ें। तो अंत में जाकर फिर ये समय के साथ जो है चेंज होता रहता है, रिड्यूस होता रहता है। इंटरनल फैक्टर्स जो इसको बड़ा करते हैं और फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इसको कम करते हैं। ये दोनों काम करते हैं इस पर तब जाके अंत में एक लैंडफ़ॉर्म डेवलप हो पाता है। तो देखिए चीज़ों को किस तरीके से हमने सिम्प्लीफ़ाई किया है, इसी तरह से आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब जब आप इसके ज्योग्राफ़िकल फैक्टर्स को देखेंगे ना, तो होता क्या है कि अब वो आपको आसान लगने लगेगी। ये कहानी आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ, ऐसे-ऐसे ये बच्चा आपको याद आएगा। वो इंटरनल फैक्टर्स जब आप वहाँ देखेंगे, तो आप उसको इससे कनेक्ट कर पाएँगे। तो ये क्या होता है कि स्टोरी फॉर्म में, फ्लो में आप चीज़ों को देख लेते हैं। तब जाके इस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें रहेंगी ना, तो आप भूलेंगे नहीं कभी। बहुत गहरे तौर पर वो समा जाती हैं क्योंकि एक स्वीट सी स्टोरी से आपने उसको जोड़ दिया, एक अलग तरीके से आपने उसको समझने की कोशिश की है। तो चीज़ें याद रहेंगी और एग्ज़ाम सबसे बड़ी बात क्या होगी इससे कि एग्ज़ाम में जब आप आंसर राइटिंग करने बैठेंगे, तो आप इस डर से मुक्त रहेंगे कि मैं कुछ भूलने वाला हूँ और आप भूलेंगे भी नहीं। अगर आपको ज्योग्राफ़िकल टर्म्स कहीं पे आपको डिस्टर्ब करेंगे ना, तो आपको ये कहानी आके सपोर्ट कर देगी, इससे उसको लिंक करो और उसको पकड़ के लेके आओ, कि हाँ, ये फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से देख फ्रेंड्स हमने कॉमन लैंग्वेज में पहले समझने की कोशिश की। आई एम सॉरी कि अगर आपको लगा हो कि मुझे डायरेक्ट ज्योग्राफिकल टर्म्स पे आना चाहिए, लेकिन मेरा तरीका यही है फ्रेंड्स कि मैं कोई भी चीज़ हो, पहले उसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश भी करता हूँ, समझाने की कोशिश भी करता हूँ। फिर हम लोग वो जो मेन टर्म होता है, जो सब्जेक्टिव लैंग्वेज है, उस पर आते हैं। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि चीज़ों को अगर जिससे हम रोज़ के चीज़ों में जुड़े हुए हैं चीज़ों से, वो क्या है हमारे लाइफ़ का एक सिंपल पार्ट है, एक अभिन्न पार्ट है, हम उन्हें रोज़ देखते हैं। तो वो चीज़ें हमारे लिए बड़ी आसान हैं, समझना उन्हें बड़ा आसान हो जाता है। तो उससे कनेक्ट करके अगर हम कुछ देख लेते हैं, तो वो चीज़ भी जो हमें बहुत कठिन लगती रहती है कि अब जैसे सुने ज्योग्राफी ऑप्शनल अरे बाप रे! इतना पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वो बड़ा आसान हो जाता है, फिर भारी नहीं लगता चीज़ें, मज़ेदार हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज यहीं रुकेंगे हम लोग, फिर अगले क्लास में जब हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल की करेंगे तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हैं उसे ज्योग्राफिकल टर्म्स में देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेवलप होता है, क्या फैक्टर्स हैं। तब तक फ्रेंड्स आप अपना ध्यान रखें, टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।